हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है डे 12 सीरीज 360 डिग्री का। गला मेरा काफी बैठ रहा है, ठंड की वजह से नहीं, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है और आप लोगों को भी पता होगा कि घर में रहते हुए काम कराना कितना मुश्किल काम होता है। और डस्ट एंड ऑल, डस्ट इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रखी है मैंने कि मेरे को लग रहा है ना कि मेरे तो घर का AQI बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। बहुत कल भी पूरा दिन और रात तक जो है काम चला, तो मैं इसलिए कल आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पाई। हालाँकि मुझे पता है आप लोग कोई मिस नहीं करते हो मुझे, मगर फिर भी मैं अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हुए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरे घर में मेरी किचन बन रही है एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और जो उन लोगों के घर में किचन बनती होगी उनको पता होगा कि भैया कुछ नहीं कर सकते हैं आप, सब कुछ जो है मतलब किचन में खाना आप चाहे तीनों टाइम बनाओ या ना बनाओ, कितनी इम्पोर्टेंट होती है ना। चलिए खैर किचन का पुराण छोड़ते हैं और जो है सीरीज 360 डिग्री, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये हमारा आज है डे 12, मिनी मैराथन है मेरी। आज गला मेरा खराब है, नहीं तो मैं जैसे उस दिन 120 क्वेश्चंस कराए थे, इसमें भी आज 120 क्वेश्चंस ही कराती। लेकिन मैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी और 50 क्वेश्चंस आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और जैसे कि अब आप लोग पहला क्वेश्चन देख भी सकते हैं, फटाफट इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सोनेट। और एक चीज आप लोगों के दिमाग में, जो लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, मैम आपने केवीएस वगैरह कब बंद कर दिया, क्या ये मैं देखो केवीएस का एग्जाम 11 जनवरी को है, पेपर हो जाए उसके बाद मैं उसका मेंस वाला स्टार्ट करूंगी। DSSB का बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है, लेकिन DSSB का पहले तो ये था कि एग्जाम की डेट आ गई है, मार्च में था, लेकिन अब उसका DSSB का ये चल रहा है कि भाई उसका एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है, तो वो उन्होंने डेट शीट भी हटा दी है। तो देखिए, तो आप लोगों के लिए मौका है, जो लोग DSSB की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको, इस बात का वादा है हमारा आपसे। Who among the given following is given credit for the invention of the sonnet? तो देखो भाई, सोनेट का जो इन्वेंशन का भले ही उनके नाम पे इतना ना हो, लेकिन जो सोनेट का श्रेय जाता है वो गियाकमो दा लेंथिनी को जाता है। फेमस इसे पेट्रियार्क ने करा है, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट शेक्सपियर के नाम पे, शेक्सपियर थोड़ी ना लाए थे, और लेकिन इट वॉज सरे, और लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट हो गया, याट लाए थे, सरे ने इंग्लिश में बदला और शेक्सपियर का नाम हो गया। ऐसे गियाकमो दा लेंथिनी को दिया जाता है। सोनेट्स आर यूजुअली रिटन इन, सोनेट जो कि 14 लाइन की पोएम होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में, या 3 क्वार्टेन एक कपलेट में बटा हुआ होता है, वो बेसिकली किस में लिखा जाता है? और वो लिखा जाता है आपका आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि पहला सिलेबल जो है वो आवाज गिरी, दूसरे पे उठी, और 10 सिलेबल्स यानी कि 5 बीट, तो ये है आयम्बिक पेंटामीटर। अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स। देखो भाई, क्लासिक ओड जो होता है वो किस पे होता है? तो ओड के 3 पार्ट्स होते हैं। ओड एक गाने के लिए लिखा जाता जो है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और फिर स्टैंड स्टिल, ईपोड कहते थे। तो स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड, दैट इज स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड द ईपोड। राइम रॉयल इज यूज्ड इन, राइम रॉयल पहले समझ लीजिए, राइम रॉयल किसे कहते हैं? राइम रॉयल का मतलब होता है 7 लाइन स्टैंजा, ठीक है। और इसका दूसरा जो नाम होता है, इसको चौसेरियन स्टैंजा भी कहा जाता है, क्योंकि चौसर ने इसको यूज किया था सबसे पहले, चौसर ने, और ट्रायलस एंड क्रेसिडा में। और इसमें से किस में यूज हुआ है? तो ये है दैट इज पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये भी उन्हीं का वर्क है। तो ये है दैट इज चौसेरियन स्टैंजा, राइम रॉयल या चौसेरियन स्टैंजा। राइम रॉयल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ने, जो कि एक्चुअली जेम्स फर्स्ट थे, उन्होंने इसे किंग स्क्वेयर में यूज करा था, तो इसलिए जो है एक्सक्यूज माय वॉइस।
तो ये जो है इसमें आपका ये हो गया। और किंग स्क्वायर में जेम्स फर्स्ट के किंग स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, किंग स्क्वायर। ये सबसे पहले किंग स्क्वायर मतलब इसको में जेम्स फर्स्ट ने राइम रॉयल यूज किया था, 7 लाइन स्टैंजा यूज किया था, तब से इसका नाम क्या पड़ गया, राइम रॉयल पड़ गया। एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, एक्सप्रेशनिज्म जिसमें इनर रियलिटी को बताया जाता है, इनर रियलिटी, एंग्विश एटसेट्रा को बताया जाता है। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, एक्चुअली ये जो रिवोल्ट था ये रिवोल्ट अगेंस्ट था, रियलिज्म के अगेंस्ट था, इम्प्रेशनिज्म के अगेंस्ट था, और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट था। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं देखता था, ये इनर रियलिटी को बताता था। ठीक है जी। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, हीरोइक कपलेट किसे कहते हैं, 2 लाइन स्टैंजा, ए बी बी ऐसे राइम स्कीम रहती है। हीरोइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले एपिक्स में यूज किया जाता था, हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर। मीटर इन पोइट्री मीन्स, मीटर इन पोइट्री का मतलब क्या होता है, अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, अ पैटर्न ऑफ stressed and unstressed syllables. How many lines does the ballad meter traditionally consist? Ballad stanza में या ballad meter में कितनी lines होती हैं? तो सही बात है 4, और राइम स्कीम होती है इसकी ए बी सी बी, सेकेंड और फोर्थ आपस में मैच करते हैं। It was Yacht and Henry Howard, Earl of Surrey, who introduced Dash in England in the first half of the 16th century. तो बताइए कौन क्या लाए थे ये, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो याट लेकर आए थे सोनेट, याट लाए सोनेट, सरे जो है उसको इंग्लिश सोनेट में, याट ने पेट्रियार्कन सोनेट्स ही यूज करे थे, सरे ने उनको इंग्लिश में बांटा, यानी कि 3 क्वार्टरन्स एक कपलेट। शेक्सपियर जी ने खूब अच्छे से यूज करा, तो इट वाज नेम्ड शेक्सपियरियन सोनेट। Alexandrine is a line of 6 iambic feet, is found in which of the following stanza types in English poetry? Alexandrine या जिसे कहते हैं 12 syllable line होती है, हेक्सामीटर में होती है 12 syllable line, और ये हेक्सामीटर भी कहा जाता है इसको, हेप्टा 14 को कहा था। तो ये इनमें से किस में है, ये यूज होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा में। पहली से लेकर 8वीं जो लाइन होती है आयम्बिक पेंटामीटर, और 9th लाइन में 12 सिलेबल हो जाते हैं। ठीक है। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, देखो एक जो होता है मोनोमीटर जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं मोनो, जिसमें 4 होते हैं डायमीटर, जिसमें 6 होते हैं ट्राईमीटर, 2-2 प्लस करते चले जाओ, जिसमें 8 होते हैं वो टेट्रामीटर, जिसमें 10 होते हैं पेंटामीटर, जिसमें 12 होते हैं उसे कहते हैं हेक्सामीटर, और जिसमें 14 होते हैं उसे कहते हैं हेप्टामीटर, और जिसमें 16 होते हैं उसे कहते हैं ऑक्टामीटर। तो ये है 2, जिसमें 2 सिलेबल्स होंगे, जिसमें 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 2-2 प्लस करते जाओ, और डिवाइड कर दोगे तो फीट आ जाएगा, है ना। 2 को 2 1 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, ऐसे डिवाइड कर दोगे तो फीट आ जाएगा, और प्लस कर दोगे तो वो जो है सिलेबल्स आ जाते हैं। तो हेप्टामीटर बेसिकली 14 सिलेबल्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, 14 का मतलब 14 का मतलब 7 मेट्रिकल फुट, तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन है इसका आंसर। यहाँ होना चाहिए 7 मेट्रिकल फुट, दैट इज 7। आयम्बस इज अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ, आयम्बस में क्या होता है 2 3 4 1, आयम्बस में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, इसका मतलब 2 सिलेबल्स होते हैं। द आंसर इज ए। अ कर्टेल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, कर्टेल अपने आप में बोलता हुआ कटा हुआ, 11.5 लाइन्स होती हैं,
Hopkins, curtail sonnet, 11 lines. A Spenserian stanza has 4 iambic pentameter, 6 iambic pentameter, 8 iambic. अभी क्या है इसका मतलब? पहली से लेकर 8वीं लाइन तक iambic pentameter, यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल। और जो 9th लाइन है वो होती है एलेक्जेंड्रीन, जिसे कहते हैं हेक्सामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर। तो ये होगा 8 आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि पहली से लेकर 8वीं लाइन तक जो है 8 आयम्बिक पेंटामीटर, और 9th लाइन में हेक्सामीटर। Words that has no set theme, no regular meter, rhyme or stanza pattern is called. That is called वर्ड्स लिब्रे या फ्री वर्ड्स, जिसका ना कोई राइम होता है ना मीटर होता है, दैट इज फ्री वर्ड्स। Which of the following is a poetry form in which a poem is written in 8-line octaves? Each line consists of either 10 or 11 syllables and follows the rhyme scheme of A B A B A B C C. 8 लाइन का स्टेंजा, इटालियन जो है उसका ओरिजिन है, एंड दैट इज ओटावा रिमा। रिमा देखे इटालियन उसका ओरिजिन है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इजी, सिंपल डिफिकल्ट दोनों तरीके करते चलने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ पोएम व्हिच हैज बीन अराउंड फॉर 1000 ऑफ इयर्स। जो बहुत लंबी पोएम होती है, जैसे कैंटो में डिवाइड करते हैं और बहुत पार्ट्स में होती है, जैसे भाई आपने पढ़ भी रखी होंगी, नहीं वैसे नहीं पढ़ी होंगी, पढ़ भी रखी होंगी कुछ लोगों ने, तो वो है आपका दैट इज एपिक पोएम। ये एक तरीके से उस देश का इतिहास बताती हैं, नेशनल हीरो को बारे में बताती हैं, जैसे हमारी रामायण और महाभारत है। अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड, जिसमें एपिक कन्वेंशंस को पलट देते हैं, यानी कि जिसमें मजाक उड़ाते हैं, और वो कौन सी होती है? मॉक एपिक्स। मॉक हीरोइक एपिक या मॉकिंग एपिक नहीं होता, मॉक हीरोइक एपिक होता है, जैसे द रेप ऑफ द लॉक है, द रेप ऑफ द लॉक, नियो क्लासिकल एज का द रेप ऑफ द लॉक, दैट इज। अब बैलेड इज, बैलेड क्या होता है? बैलेड एक छोटी सी कहा पोएम, जो कि एक शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, कहानी कहती हुई जो पोएम होती है। और ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल बैलेड्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे लिटरेरी बैलेड्स। और लिटरेरी बैलेड का जैसे चेवी चेज वगैरह ट्रेडिशनल बैलेड है, और कीट्स की जो ला बेले देम सांस मर्सी है, दैट इज लिटरेरी बैलेड। A long poem telling the story of the leader of the whole community, written in a narrative form and lofty style. Epic, that is epic, जिसमें जो जो उस देश की हिस्ट्री को बताता है, that's an epic. The terza rima is a stanza. अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां तुमको रिमा दिखे इटालियन मान लेना, और टर्जा रिमा जो होता है ना, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम होती है उसकी, इंटरलॉक्ड होता है ये। तो कैसे होता है? ये ऐसे चलता रहता है, ए बी सी डी सी, ऐसे चलता रहता है, ये इंटरलॉक्ड होता है। लेकिन होता कितना है? टर्जा 3 रिमा, तो ये है 3 लाइन का स्टैंजा होता है, मगर इंटरलॉक्ड होता है ये। द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स। देखो भाई, जब एपिक्स लिखने शुरू करे थे, एपिक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एपिक्स, एक होता है सेकेंडरी एपिक्स। अब दोनों में अंतर जो है, पता नहीं आप लोग क्या पढ़कर आए हो, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में एपिक में दोनों में अंतर ये होता है कि प्राइमरी एपिक जो होता है ना, भले ही उसमें पोएट का नाम दिया होता है, मगर वो कहीं सुनी कहानियों पर उसमें पोएट अपनी तरफ से जो चीजें ऐड करता है, मगर स्टोरी पूरी तरीके से नई नहीं बनाता है। तो वो प्राइमरी एपिक्स होते हैं, एक हीरो के बारे में बताते हैं, उसके क्वेस्ट के बारे में बताते हैं। जो सेकेंडरी एपिक होता है, वो कहीं सुनी पर नहीं है, हीरो बेसिकली कहानी जो है वो फॉर्म करता है, जैसे एनियड है, पैराडाइज लॉस्ट है, ये सेकेंडरी एपिक्स है, और इलियड है ओडिसी है, ये आपके प्राइमरी एपिक्स है। तो बेसिकली ये जो एपिक्स होते हैं वो 24 बुक्स के लिए होते हैं, लेकिन एनियड से और पैराडाइज लॉस्ट से वो 12 में आ गए हैं। एन एलेक्जेंड्रीन इज द लास्ट लाइन ऑफ, अब इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो वो देखिए, एलेक्जेंड्रीन यानी कि 12 सिलेबल की लाइन जो है, वो किसका जो है लास्ट लाइन होती है? स्पेंसेरियन स्टैंजा की लास्ट लाइन होती है। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज, सोनेट का बर्थ प्लेस, सोनेट का बर्थ प्लेस क्या है? इटली, सोनेटो से लिया गया है, सोनेटो इटली। द 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट्स इज नोन एज, मध्यकालीन यानी कि जो चौसर के समय में
जिन पोएट्स ने लेके यूज किया है। 7 लाइन स्टैंजा ट्राइलस एंड क्रेसिडा में यूज किया था। 7 लाइन स्टैंजा को बोलते हैं राइम रॉयल, और अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि जेम्स फर्स्ट के द्वारा किंग स्क्वायर में यूज करने पर इसका नाम राइम रॉयल पड़ा। A poem consisting of 4 lines, or 4 lines of a poem that can be considered as a unit is, बताइए क्या कहते हैं। देखो भाई, सभी के नाम होते हैं, स्टेंजा के भी नाम होते हैं भाई। 2 लाइन का है तो कपलेट होगा, ठीक है। 3 लाइन का होगा तो टरसेट होगा। 4 लाइन का होगा तो क्या होगा, क्वाट्रेन होगा। 5 लाइन का होगा तो क्विंटेन होगा। 6 लाइन का होगा तो सिक्सटेन होगा। 7 लाइन का होगा तो राइम रॉयल होगा। 8 लाइन का होगा तो ओटावा रिमा होगा। 9 लाइन का होगा तो स्पेंसेरियन स्टेंजा होगा, एंड दैट इज क्वाट्रेन। 4 लाइन का स्टेंजा क्वाट्रेन। और इसमें भी अलग अलग हो जाते हैं, हाइकू, और ये इसमें आ जाते हैं। वैसे इनके अलग अलग हाइकू और वो इसके पार्ट होते हैं। A song of sorrow especially for the dead is called, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसका इसका आंसर ना आता हो, एंड दैट इज एलिजी। और एलिजी में भी होते हैं हमारे, एक होते हैं पर्सनल एलिजी होती है, एक हमारी पेस्टोरल एलिजी होती है, एक हमारी इम्पर्सनल एलिजी होती है। और आर्नल्ड नेत्री जी की तो जो डवर बीच है वो एलिजी ऑन द लॉस ऑफ फेथ लिखी गई है, पर्सनल, जब किसी अपने की मृत्यु पर विलाप करते हैं। पेस्टोरल होती है जब पोएट अपने की मृत्यु पर विलाप करता है बट ही अज्यूम्स द गाइज ऑफ अ शेफर्ड। और इम्पर्सनल जब एक वैसे ही एक किसी जनरल वे में जो है लिखी जाती है, जैसे कि थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च इम्पर्सनल एलिजी मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी। देखो भाई, लिसिडस, थायरसिस, एंडीमियन, इन मेमोरियम, ये सारी एलिजीज हैं, बस एंडीमियन नहीं है ना। दैट इज नॉट एन एलिजी, इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम। डिक्शन मीन्स डिवाइसेस ऑफ स्पीच, डिवाइसेस ऑफ मीटर, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, फिगर्स ऑफ। डिक्शन का मतलब होता है सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, दैट इज सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन, हीरोइक कपलेट का नाम हीरोइक क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये एपिक्स में यूज किए जाते थे तो हीरो की कहानी एपिक्स में बताई जाती है, तो वहां से ये नाम पड़ा, ये जो है हीरोइक कपलेट। इसे मास्टर किसने करा, चौसर ने इसको यूज किया था अपने कैंटरबरी टेल्स में, बट इट वाज मास्टर्ड इन नियो क्लासिकल एज बाय पोप। पोप को कपलेट का मास्टर कहा जाता है। दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर, द आंसर इज आयम्बिक पेंटामीटर। अ बैलेट स्टैंजा इज ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था बैलेट स्टैंजा 4 लाइन्स का होता है, और राइम स्कीम भी आपको बताई थी अभी, दैट इज ए बी सी बी। ए बी भी हो सकती है, लेकिन ए बी सी बी होती है वैसे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एलिजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, एलिजी को एलिजी क्यों कहने लगे। देखो, दो इसके रीजन है। पहली, ये एलिजी एक मेजर में लिखी जाती थी, और दूसरी ये पोएम ऑफ सॉरो है। अब दोनों में से क्या माने, दोनों ही ठीक है। और एलिजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड, इसलिए हम इसको बी मान रहे हैं, वैसे इसका ए भी ठीक है, लेकिन हम ए बी मानते हैं इसको। वर्ड्स लिब्रे इज, अब इसमें पूछा है, को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। वर्ड्स लिब्रे कैसी होती है, ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म होती है, यानी कि जिसका ना राइम होती है ना उसकी मीटर होता है, दैट इज ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म मतलब जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके कई सारे जवाब आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट और हेलेनिस्टिक पोएट, तो अब आप इसका क्या जवाब देंगे, क्या वो रोमांटिक पोएट नहीं थे, हेलेनिस्टिक तो उनकी स्पिरिट थी, तो व्हाट किस प्रकार के पोएट थे। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस जब भी पूछे जाने चाहिए ना, वो हमेशा जो है ना, वो बेसिकली एग्जाम्स में वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका एक ही आंसर निकल के आए, 4-6 आंसर निकल के ना आए। जैसे ऊपर वाला मेरा भी 4-6 आंसर वाला हो रहा था। विच वन, अब देखो ये फिर आ गया, विच वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक। अभी मैंने आपको बताया सेकेंडरी एपिक वो एपिक होते हैं जिसमें कहानी क्रिएट की जाती है, वो अन्य सोर्सेज से ली जाती है, और उसमें जो पोएट होता है उसका नाम भी होता है। तो आपका पैराडाइज लॉस्ट तो है ही सेकेंडरी एपिक, और एनियड भी सेकेंडरी एपिक है, तो बोथ बी एंड सी है, बी एंड डी है।
हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? इंग्लैंड को में सोनेट सबसे पहले कौन लाया? और इंग्लैंड में सोनेट सबसे पहले कौन लाए? सर थॉमस यार्ट लाए, और वो पेट्रियार्कन लाए थे। हेनरी हॉवर्ड ने उसको इंग्लिश सोनेट में कन्वर्ट करा। एन एलेक्जेंड्रीन इज अ वर्स लाइन इन, एलेक्जेंड्रीन जो होती है वो वर्स लाइन होती है किसमें? अभी थोड़ा सा देखिए, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, हेक्सामीटर 12 सिलेबल्स, पेंटामीटर 10 सिलेबल्स, टेट्रामीटर 8 सिलेबल्स। हेक्सामीटर हेक्सामीटर बार बार आ रहा है ये, लेकिन ट्रोचेइक लगा हुआ है, डेक्टाइलिक लगा हुआ है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आयम्बिक जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो है वो मीटर फॉर्म है, यानी कि जहां पर एक बार, ये से राइजिंग मीटर भी कहते हैं, आवाज एक बार उठती है एक सिलेबल पे, दूसरी बार एक बार गिरती है फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है, इसे राइजिंग मीटर भी कहते हैं। और हेक्सामीटर का मतलब क्या हुआ? 12 सिलेबल। तो अलेक्जेंड्रीन जो है वो 12 सिलेबल की लाइन है। सो द आंसर इज ए। टू शो ओमिशन, आई हैव विल बी रिटन एज आई हैव। ओमिशन में कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, दैट इज आई हैव। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। वंस इन अ डेकेड, वंस इन अ ईयर, वेरी रेयरली, बहुत कम जो होता है, वेरी रेयरली, दैट्स इज वंस इन अ ब्लू मून। इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। तो इसका मतलब होगा, अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं अपनी स्टोरी का को जो है, आई विल लूज द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। अभी 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। आप सोच रहे होंगे क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा, हम्म, एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया था, मैंने सोचा इस क्वेश्चन का जवाब जो है मैं इसी में ही दे दूं, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो मुझे इसी पे ही देखते हैं। मेरे ऐप पर क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था, मैं अभी आपको इसके बाद उस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ऐसा है तो क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो कैनोनाइजेशन इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कैनोनाइजेशन पहली बार कब पब्लिश हुआ? अब ये जो क्वेश्चन है कुछ 10 एक क्वेश्चन है, और ये आपके जो क्वेश्चन है ये सारे मुझे लग रहा है कैनोनाइजेशन के भी हैं। अब कुछ कुछ 2 मिनट का समय दो यार। और ये आ गई मैं उस पे, हाँ जी। तो सबसे पहले हमारी जो कैनोनाइजेशन पोयम है, आपको पता है कैनोनाइजेशन जो पोयम है ये जॉन डन की पोयम है। वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो जाने जाते हैं अपने कंसीट्स के लिए, और ये जो पोयम है इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633। ये पोयम जो है 1633 में पब्लिश हुई थी। दिस पोयम व्हाट पब्लिश्ड इन 1633। उसके बाद है जॉन डन एंड डन, अनडन आर द वर्ड्स रिटन बाय डन हु राइट्स टू हिज वाइफ अबाउट हिज। भाई जॉन डन ने अपनी मतलब उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जॉन डन अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे और इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि जो है मतलब उनको इस प्यार की वजह से ही अपनी पोस्ट गंवानी पड़ी थी। तो इसीलिए द आंसर इज ए। डन्स वाइफ गेव बर्थ टू, ये भी एक आयरॉनिकली चीज हो गई है। एंड डन्स वाइफ गेव बर्थ टू 12 चिल्ड्रन एंड 12 children in 16 years of marriage. Dunn wrote Bythanatos, but did not get it published. It gives points in favor of. अगर आपको पता हो कि ये उसमें ना उन्होंने सुइसाइड के फेवर में जो है वो दिया है। Dunn's wife dies 5 days after giving birth to 12th stillborn child. Dunn writes a poem about this loss in, कौन से उसमें लिखा है उन्होंने? और ये है उनका 17th होली सोनेट।
and that is 17th Holy Sonnet. Which novel of Hemingway is based on one of the lines of Donne's Meditation? 17th, and that is For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. No Man is an Island is a line from John Donne. One writer has taken this line as title. Who is the writer? No Man is an Island. और ये जो है ली है टॉमस मर्टन ने. That is Thomas Merton. I know these are not new questions. मगर द सॉन्ग्स एंड सोनेट जो कि डन की है 1633 में आई, तो उसमें कितने जो है लिरिक्स कितने हैं? देयर आर 55 लिरिक्स. 55 लिरिक्स. हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? ये किसने कहा है? डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. डन, नॉट ओनली इन हिज. कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैनोनाइजेशन जो पोयम है उसका मतलब ही यही है कि टू डिक्लेयर समवन अ सेंट, किसी को संत घोषित कर देना. अब जो मैं आप लोगों को एक जो क्वेश्चन था और मेरे पास आया था, आई होप कि वो देख रही हो. और जो क्वेश्चन पूछा था, और मुझे ये तो याद नहीं है वो क्वेश्चन इसमें किसमें था, मगर फिर भी मैं ढूंढने का प्रयास करती हूँ वो सवाल जो है कहाँ था. देखिए, मैं बहुत कम लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स के जो जब वो सवाल पूछते हैं तो उसको लेते हैं सवाल को और उसको बताने की कोशिश करते हैं. आई एम वन ऑफ दोज. और मैंने इसलिए उनका, आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने मुझे ऐप पर क्वेश्चन भेजा है तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया. वो मैंने बिल्कुल ऐप पर क्वेश्चन देखा है और जो आपने इसी से संबंधित मुझसे पूछा है. लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर आपको इस पे बता दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और लोग आपके अलावा औरों के भी दिमाग में वो चीज़ आई होगी. और ऐसे मैं ऐसे बात करती रहती हूँ जब तक मैं चीज़ें जो है अपना ढूँढती रहती हूँ. वो एक पंक्चुएशन का क्वेश्चन था एक्चुअली, और वो मुझे बताना है. मुझे याद नहीं आ रहा है कौन-सा क्वेश्चन था, मैं सोच रही हूँ उसको क्वेश्चन को देख लूँ मैं. अब वो भी ऐसा तो मैं बावली हो जाऊँगी देखते ढूँढते-ढूँढते. मुझे खुद को नहीं पता है वो क्वेश्चन नंबर है कौन-सा. हाँ, ये था 73 नंबर का क्वेश्चन था. तो इसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम इसमें जो आंसर है वो ए क्यों नहीं हो सकता है, इसमें आंसर जो है वो सी क्यों है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जब भी ये वाला था इसका सी मैंने बताया था. तो डॉक्टर निर्मल सेठ, पहली बात ये है कि जब हम इसमें जब हम किसी के नाम के आगे उसका जो हम किसी के लिए जब वो कोई जो वर्ड यूज करते हैं, तो जब हम एक उसके लिए एक सब जो वो अपना जो पोस्ट है या कोई भी वो लगाते हैं, तो उसके आगे वैसे दा वगैरह लगाया नहीं जाता. ये पुरानी इंग्लिश है. तो हम उसमें ये मान लेते हैं कि ये एक चीज जो है ये इनविजिबल है. तो तभी हम उसको सही मानेंगे. तो डॉक्टर निर्मल, तो डी और एन दोनों, एन निर्मल जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, और डॉक्टर जो है वो उनके लिए लगाएगा, उनके प्रोफेशन से संबंधित लगाएगा. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो द है उसको हम इनविजिबल मान लेते हैं. ये पुरानी इंग्लिश में अब इसे यूज नहीं किया जाता है. लेकिन अगर पंचुएट करने के लिए आएगा तो आप ये मानो कि हम इसको सही मानेंगे, तो ये नहीं माना जाएगा, यही माना जाएगा. क्योंकि बेसिकली तो अगर आप डॉक्टर लगा रहे हो अगर आप किसी के साथ, तो आपको एब्रीविएशन अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आपको उसके आगे द लगाने की जरूरत ही नहीं. लेकिन अगर पुरानी इंग्लिश का वो खुदा है तो आपको उसे ये मानना चाहिए कि इनविजिबल है. वो बेसिकली वो एब्रीविएशन ही यूज करनी है, वो प्रॉपर नाउन ही यूज करना है, तो दोनों ही कैपिटल आएंगे. सो करेक्ट आंसर सी ही है. मैंने सही ही बताया था, मैंने गलत नहीं बताया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय एंड विल बी मीटिंग यू टुमारो. टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.